स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की लास्ट तारीख यानी कि 31 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो दोस्तों का शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब बिहार में हेलमेट और ओवरलोडिंग की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिना हेलमेट के दोपहिया गाड़ी चलाने वालों पर रोक लगाने के लिए पूरे बिहार में सघन हेलमेट जांच अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ गाड़ियों के PUC, फिटनेस और फिर वाहन बीमा से संबंधित दस्तावेजों की जाँच MOI और फिर DTO रोजाना जाँच करेंगे। ये जानकारी परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने दी है। तो ऐसे में अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और गाड़ी लेकर के बाहर जाते हैं तो आप होशियार से संभल करके जाए, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको चूना लग सकता है। दोस्तों बिहार में बारिश का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों से बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। राजधानी पटना में भी मौसम का मिजाज बदला है और रुक रुक करके बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग ने भी कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है आज के लिए, जहां पर भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। जहाँ नदियों के जलस्तर में भी अचानक से फिर से एक बार बढ़ोतरी देखी गई है। यह बारिश का ये दौर फिलहाल अगले 3 दिनों तक जारी रह सकता है। वहीं पर मौसम विभाग का अनुमान है कि सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर में अति भारी बारिश हो सकती है, जबकि कैमूर, रोहतास समेत कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। आकाश से बिजली गिरने की भी यहाँ पर आशंका है, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर पूरे बिहार में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। आज बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में ठनका गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। जहाँ बिहार में बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के विभिन्न हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। खास करके गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, अररिया और मुंगेर जिले में भारी बारिश की आशंका है। जहाँ पटना में भी इस मानसून सबसे अधिक बारिश हुई है। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से सरकारी दस्तावेज प्रणाली का मजाक उड़ाने की कोशिश सामने आई है। जब पटना जिले में मसूरी में कुत्ते के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनाने की घटना के बाद अब बगल के जहानाबाद जिले में भी एक फर्जी आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया, जिसमें नाम, पता और अभिभावकों के नाम विवरण को लेकर के बेहद अजीबोगरीब जानकारी दी गई। दरअसल ये मामला मदनगंज अंचल का है, जहाँ पर एक आवेदक ने ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। आवेदन में नाम सैमसंग रखा, पिता का नाम आईफोन, माता का नाम स्मार्टफोन और पता गड्ढा बताया। ये फॉर्म जब अंचल कर्मियों के पास पहुंचा तो फिर वे चौंक गए और तुरंत इसकी सूचना अंचल अधिकारी मोहम्मद आसिफ हुसैन को दी। CEO मोहम्मद आसिफ हुसैन ने इसे सरकारी व्यवस्था के साथ मजाक और काम में बाधा पहुंचाने वाला कृत्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये शरारत जानबूझ करके की गई है और फिर दोषी की पहचान करके उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दे दिया गया है। पुलिस अब तकनीकी अनुसंधान के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये फॉर्म कहां से और फिर किस डिवाइस या फिर नेटवर्क के जरिए भरा गया है। वहीं पर अंचल अधिकारी ने कहा है कि सरकार द्वारा दी गई ऑनलाइन सुविधा का उद्देश्य लोगों को आसानी से सेवाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन कुछ लोग इसे मजाक बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस तरीके के मामले से सरकारी कर्मचारियों के कार्यों में बाधा आती है और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। ये कोई पहली घटना नहीं है। जो कुछ दिन पहले ही पटना के मसूरी प्रखंड कार्यालय में कुत्ते के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिससे प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठे थे। अब जहानाबाद की ये घटना सरकार के डिजिटल प्रशासन की गंभीरता और फिर साइबर निगरानी की आवश्यकता को फिर से उजागर करती है। दोस्तों बिहार के कटिहार जिले के ताजगंज फसिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक बच्चा सो गए। जब बच्चे को क्लासरूम में ही छोड़ करके हेडमास्टर, शिक्षक और फिर अन्य कर्मचारी स्कूल में ताला लगा करके घर चले गए। जब बच्चे की नींद खुली तो फिर वह डर के मारे चिल्लाता रहा और खिड़की के रास्ते निकलने की कोशिश में लोहे की ग्रिल में घंटों फंस गया। वहीं पर घटना कटिहार नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाले प्राथमिक विद्यालय ताजगंज फसिया की है। जानकारी के अनुसार रोज की तरह स्कूल में पढ़ने आए
कुछ बच्चे क्लास के दौरान गहरी नींद में सो गए। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद छोटू और अन्य कर्मचारियों ने बिना ये जांचे कि ये सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकल गए हैं या नहीं, स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा करके अपने घर पर चले गए। इस लापरवाही का खामियाजा एक मासूम बच्चे को भुगतना पड़ा जो क्लासरूम में अकेला रह गया। जब बच्चा शाम तक घर नहीं लौटा तो फिर परिजनों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने बच्चे की खोजबीन शुरू की और फिर स्कूल के पास पहुंचे, जब वहां से बच्चे के रोने और फिर चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। शोर सुनकर के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और फिर स्कूल का ताला तोड़ करके अंदर दाखिल हुए। जब सभी उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि एक बच्चा क्लासरूम की खिड़की की लोहे की ग्रिल में फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने सुबह सुबह बड़ा ऐलान किया तो तेजस्वी यादव भड़क गए। नकलची सरकार बोल करके बड़ी बात कह दी है। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सुबह बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने आशा और फिर ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय डबल करने का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ ममता कार्यकर्ताओं को प्रति परसों 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं पर अब सीएम नीतीश कुमार के इस ट्वीट को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। जहाँ तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की सरकार को नकलची सरकार कह दिया है। उन्होंने इसके साथ ही एक गाना भी शेयर किया है जिसके बोल हैं नकल नकल जीरो इनकी अकल। यह गाने के माध्यम से तेजस्वी यादव ने लोगों को बताने की कोशिश की है कि कैसे नीतीश सरकार से तेजस्वी सरकार बेहतर है। इसके साथ ही तेजस्वी ने ट्वीट करके अपने 17 महीने के कार्यकाल का भी जिक्र किया। जब तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि मैंने 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री रहते आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी जो कि अंतिम स्टेज में थी, लेकिन तब तक सरकार और मुख्यमंत्री आदतन पलटी मार गए। ये निकम्मी एनडीए सरकार उस समय भी 2 साल से कुंडली मार करके बैठी रही। अब आखिरकार उन्हें आशा और फिर ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की हमारी इस मांग के सामने भी झुकना पड़ा। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार के एक ऐसे जिले हैं जहां पर आज 31 जुलाई को रोजगार मेला लगने जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के नालंदा जिला के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर के नई संभावना है। इस कड़ी में बिहार शरीफ के प्रखंड कार्यालय स्थित श्रम संयुक्त भवन में आज 31 जुलाई को एक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में तकनीशियन के 50 पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार ये जॉब कैंप यानी कि ये रोजगार मेला ऑप्टिकल फाइबर क्षेत्र में कुशल तकनीशियनों की बढ़ती मांग को देखते हुए आयोजित की जा रही है। यह डिजिटल युग में ऑप्टिकल फाइबर का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। आपको बता दूं कि रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या फिर ITI डिप्लोमा है। जहाँ वहीं पर उम्र सीमा 18 से 45 साल के बीच है, जो कि अलग अलग आयु वर्ग की युवाओं को अवसर देती है। दोस्तों, बिहार में 29,000 नई आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी। जी हाँ, मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल बात है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय ऐतिहासिक है। ये निर्णय इन महिला कार्यकर्ताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 29,000 नई आशा कार्यकर्ताओं की बहाली प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही विभाग में BTS और फिर BPSC के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। विभाग का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाएं समय पर और सुलभ रूप से आम जन तक पहुंचे। दोस्तों, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव का विवाद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। यह चर्चा यह हो रही है कि क्या भाई वीरेंद्र SC/ST एक्ट में गिरफ्तार हो जाएंगे। इस बीच भाई वीरेंद्र ने उसी थाने में फोन लगा दिया जहां उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ था। भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं आ रहा हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जहाँ FIR होने के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रहे हैं। इस बीच भाई वीरेंद्र को पता चला है कि पुलिस उनके फोन कॉल की जानकारी खंगालेगी। जब फिर क्या था, भाई वीरेंद्र ने खुद SC/ST थाने में फ़ोन लगा दिया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं आ रहा हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, जेल भेज दीजिए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पुलिस अगर मेरा फ़ोन डिटेल खंगालना चाहती है तो कोई परेशानी नहीं है, मैं फ़ोन देने को तैयार हूं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पुलिस के कई अधिकारियों का उनके पास फ़ोन कॉल आया, लेकिन जिस थाने में FIR दर्ज हुआ वहाँ से कोई भी फ़ोन नहीं आया, इसलिए मैंने फ़ोन लगा दिया। थाने में दबाव के कारण केस दर्ज किया गया। जब भाई वीरेंद्र ने कहा कि जनता के लिए उनको जब
जहां फ़ोन करना होगा वे करेंगे, जितनी बार फ़ोन करना होगा वे करेंगे। वे केस से डरने वाले नहीं हैं। जनता के हित में उन्होंने फ़ोन किया था। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि वे पंचायत सचिव को माफ़ कर चुके हैं, लेकिन अगर वे केस कर दे तो फिर पंचायत सचिव को 3 साल की जेल हो सकती है। जब भाई वीरेंद्र को उनके शुभचिंतकों ने छोटे कर्मचारियों को फ़ोन नहीं करने की सलाह दी है। भाई वीरेंद्र को सलाह दी गई है कि आप पीए के जरिए फ़ोन करें, लेकिन भाई वीरेंद्र का कहना है कि अगर कभी मेरे पास पीए ना हो तब विकल्प होगा, इसलिए उन्हें मजबूरी में फ़ोन कॉल करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपका भी बिजली बिल बकाया है? अगर है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने बिहार के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 अगस्त से 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इस घोषणा को लेकर के उपभोक्ताओं में उत्साह का माहौल है। वहीं पर बिजली विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी शिविर लगा करके लोगों को इस योजना की जानकारी दे रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन के बिना मिलेगा। यह सुविधा जुलाई माह के विद्युत विपत्र के बाद स्वतः लागू हो जाएगी, यानी कि अगस्त से उपभोक्ताओं को उनके बिल में सीधा इसका लाभ मिलेगा। वहीं पर अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं वे तुरंत इसकी सूचना देकर कि मीटर बदलवा लें, ताकि रीडिंग के दौरान कोई भी समस्या न हो। साथ ही साथ जिन उपभोक्ताओं के ऊपर पुराना बकाया बिल है वे जल्द ही इसका भुगतान कर दे। यदि बकाया राशि साफ नहीं की गई तो फिर मुफ्त 125 यूनिट बिजली की खपत के बाद आने वाले अतिरिक्त बिल में बकाया राशि पर 1.5% ब्याज जोड़ करके उपभोक्ताओं को भुगतान करना होगा। जी हाँ, बिजली विभाग के एक पदाधिकारी ने बताया है कि यदि किसी उपभोक्ता का जुलाई महीने में 150 यूनिट बिजली खर्च होता है तो उसे केवल 25 यूनिट का ही भुगतान करना होगा, बाकी 125 यूनिट मुफ्त हो जाएगी। इस तरह उपभोक्ताओं को बिजली खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, क्या ये मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव से पहले ही ये बड़ा खेला हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियों के नेता सीट शेयरिंग और फिर उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर के मंथन में जुटे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी सियासी उलटफेर की आहट सुनाई दे रही है। खबरों के माने तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। एनडीए में शामिल होने के लिए उन्हें खुद बिहार सरकार के मंत्री ने ऑफर दे दिया है। यह मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सहनी के समाज का भला एनडीए ही कर सकता है। इस ऑफर के बाद सियासी हलचल तेज है। दरअसल बीते दिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने ट्वीट करके बड़ा ऐलान किया है। मुकेश सहनी ने ट्वीट करके लिखा है कि विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जब बचे हुए सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इस ट्वीट से सियासी उबाल आ गया है। इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बड़ा बयान दे दिया है। संतोष सुमन ने सहनी को एनडीए में शामिल होने का न्योता दे दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि सहनी के समाज का विकास एनडीए ही कर सकता है। जब अपने बयान में संतोष सुमन ने कहा है कि मुकेश सहनी अब उस दल और गठबंधन से ऊपर उठ चुके हैं जहां उन्हें अपेक्षित सम्मान और फिर अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर वो एनडीए में आना चाहे तो फिर उसका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए। संतोष सुमन ने यह भी जोड़ा है कि निषाद समुदाय, जो कि मुकेश सहनी का सामाजिक आधार है, अब तेजी से एनडीए की विकासोन्मुखी विचारधारा से जुड़ रहा है। इसलिए सहनी को भी उसी राह पर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर से अहम मोड़ पर खड़ी है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए यानी कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। सीटों का गणित, जनाधार की समीक्षा और फिर चेहरे बदलने की तैयारी, इन सभी पहलुओं पर गंभीर रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो नीति सबसे अधिक चर्चा में है वह 70+ फॉर्मूला यानी कि उम्र का सियासी पैमाना। जी हाँ, बीजेपी और जेडीयू इस बार अपने उम्मीदवारों के चयन में उम्र सीमा नीति लागू करने की संभावना तलाश रही है। यह बीजेपी पहले से ही 70 के ऊपर के नेताओं को टिकट देने से परहेज करती रही है और अब इसी राह पर जेडीयू भी आगे बढ़ सकती है। वहीं पर एनडीए के 70+ उम्र वाले मौजूदा विधायकों के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे उम्र दराज है विजेंद्र प्रसाद यादव, इनकी उम्र 80 साल है। वहीं पर ललित नारायण मंडल 75 साल, मदन सहनी 73 साल, मनोज यादव 70 साल, जितेंद्र कुमार राय 70 साल, वहीं पर अस्मित ऋषिदेव 70 साल, वहीं पर अरुण कुमार सिन्हा 74 साल, नंद किशोर यादव 73 साल, राम नारायण मंडल 72 साल। इन दिग्गज नेताओं की लिस्ट पर अब संशय के बादल मंडरा रहे हैं। जब विपक्षी दल जैसे कि आरजेडी, कांग्रेस, जनसुराज और फिर लोजपा पूरी तरह से युवा चेहरे पर फोकस कर रहे हैं। यह तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान ने जिस तरह से युवा एजेंडे को हवा दी है उसने एनडीए
एनडीए पर भी दबाव बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार ने इसका जवाब बिहार युवा आयोग के गठन के जरिए देने की कोशिश की है, जो एक संकेत है कि वे भी युवाओं को केंद्र में रखकर के चुनाव योजना बना रहे हैं। वहीं पर एक और युवा नेतृत्व को तरजीह देकर के एनडीए खुद को भविष्यगामी और फिर प्रगतिशील दिखा सकती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बुजुर्ग नेताओं की अनदेखी से संगठन के भीतर नाराजगी, असंतोष और संभावित बगावत की आशंका बनी रहेगी। यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति सिर्फ जातीय समीकरण या फिर गठबंधन की बाजीगरी पर नहीं है, यह चेहरे और उम्र जैसे प्रतीकात्मक संदेशों पर भी टिकी है। जो अगर बीजेपी जेडीयू ने वाकई 70+ फॉर्मूले को अमल में लाया तो ये पुराने नेताओं के लिए विदाई और फिर नई पीढ़ी के लिए प्रवेश द्वार बन जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उम्रदराज नेता अन्य विकल्पों की तलाश करेंगे या फिर सियासत से संन्यास लेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर चल रही सुनवाई को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका लगा है। जहां कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुदीब गुप्ता के माध्यम से दायर यादव के आवेदन का निपटारा कर दिया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्रवाई को 12 अगस्त तक स्थगित करने की मांग की थी, जब उनकी याचिका को खारिज करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। दोस्तों, दरभंगा की धरती पर राजनीति में संकल्प और फिर समर्पण की मिसाल बन चुकी द प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया है जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने न केवल अपनी निजी जिंदगी के अहम फैसले शेयर किए हैं, बल्कि ये भी बता दिया है कि वे किस दिन अपना मास्क उतारेगी और क्यों उन्होंने विवाह से दूरी बना ली है। जी हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि जिस दिन मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया उसी दिन तय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। मेरा जीवन बिहार को समर्पित है। राजनीति को युद्ध की संज्ञा देते हुए उन्होंने बताया कि इस लड़ाई में उन्हें व्यक्तिगत बलिदान देना पड़ा है। वे मानती हैं कि विवाह के बाद महिलाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जिससे वे अपने राजनीतिक उद्देश्य से भटक सकती है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को ही राजनीति और बिहार के विकास को समर्पित कर दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि मैं जीवन भर कभी भी शादी नहीं करूंगी। उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया है कि आज भी बिहार की राजनीति जाति और चेहरे के इर्द गिर्द घूमती है, न कि विचारों। लोग चेहरा देख कर के वोट करते हैं, सोच देख कर के नहीं। या जिस दिन हम एक भी सीट जीतेंगे उस दिन हम अपना मास्क हटा देंगे। उनका ये मास्क सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और असली मुद्दों पर मतदान नहीं करेगी, तब तक चेहरों से हटकर के सोच की राजनीति नहीं आ सकती। वहीं पर अपने पिता की राजनीति से अलग राह पर चल रही पुष्पम प्रिया चौधरी ने यह भी जोड़ा है कि अगर मेरे पिताजी का नाम लालू प्रसाद यादव होता तो शायद मेरे फैसले और होते, लेकिन मैंने खुद का रास्ता चुना है जो कठिन जरूर है लेकिन सच्चा है। पुष्पम प्रिया चौधरी की ये घोषणा न सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा को दर्शाती है, बल्कि ये उस नारी शक्ति का प्रतीक भी है जो अपने व्यक्तिगत सपने को समाज की भलाई के लिए त्याग देती है। अब सवाल यही है, क्या बिहार की जनता उनके मास्क के पीछे की सोच को समझेगी? क्या जाति और फिर चेहरे देखकर की वोट करने की परंपरा बदलेगी? क्योंकि जब बिहार बदलेगा तभी शायद पुष्पम प्रिया चौधरी अपना चेहरा भी दिखाएंगी और एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। दोस्तों, बिहार कैबिनेट ने 36 करोड़ रुपए की बैटरी फैक्ट्री और 1121 करोड़ रुपए के लिए क्रिकेट स्टेडियम को मंजूरी दी है। जब बिहार सरकार ने पूर्णिया में 36 करोड़ रुपए की लागत से लेड एसिड बैटरी और प्लेटों के निर्माण के लिए एक फैक्ट्री स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। ये फैक्ट्री MS मिजुकी पावर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। इस निवेश से बिहार में 200 कुशल और फिर अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह फैक्ट्री हर साल 8,40,000 बैटरी प्लेट और फिर 6 लाख बैटरी का उत्पादन करेगी। कैबिनेट ने राजगीर में राज्य खेल अकादमी सहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 1121 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। वहीं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सुपौल और कैमूर जिलों के लिए जल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है। सुपौल जिले में 27 MLD और फिर 4 MLD क्षमता की बहुग्राम जल आपूर्ति योजना 320 करोड़ रुपए की लागत से लागू की जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पहली महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में 1 अप्रैल 2016 से लागू शराबबंदी को जनसुराज की सरकार बनने पर 1 घंटे में हटाने के प्रशांत किशोर के खुले ऐलान के बाद दूसरी राजनीतिक पार्टी पर शराब बैन का नशा उतर रहा है। आरजेडी के घोषित CM कैंडिडेट और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव अब तक ताड़ी चालू करने की बात करते थे, लेकिन अब वे बहुमत की राय से शराब बैन पर भी विचार करने बदलने को तैयार हैं। 4 महीने बाद होने वाले चुनाव से
पहले राज्य के प्रमुख विपक्षी दल के रूप में ये बदलाव महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने पटना में एक न्यूज चैनल से बातचीत में शराबबंदी को लेकर के एक सवाल के जवाब में कहा कि बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे, बुद्धिजीवियों को बुला करके बात करेंगे, जहां बहुमत होगा उसमें साथ देंगे। अब आवाज उठने लगेगा तो फिर उसमें समीक्षा तो जरूरी है। वहीं पर तेजस्वी ने मार्च में ऐलान किया था कि महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर शराबबंदी कानून में बदलाव करके पासी समाज की आय का जरिया बन रहे ताड़ी पर से बैन हटा दिया जाएगा। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण में पासी जाति की आबादी लगभग 1% मिली थी। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत, इसको तो आप जानते ही होंगे। राकेश टिकैत ने बिहार में मतदाता सूची में के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का समर्थन कर दिया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को किसानों के लिए नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया है। राकेश टिकैत ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से कहा है कि बिहार में जो लोग स्थानीय हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो बाहर से आए हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। आपको बता दूं कि 24 जून को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए विशेष निर्देश जारी किए थे। जहां आयोग का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि सभी योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सही तरीके से कर सके। दोस्तों, बिहार में फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां कभी कुत्ते के नाम पर, कभी बिल्ली के नाम पर, कभी ट्रैक्टर के नाम पर, तो कभी किसी और चीज के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। इन सब के बाद प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जब पटना के कुत्ता बाबू के मामले के बाद मोतिहारी में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा के नाम पर निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया गया है। जब मोनालिसा के निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मिलने से एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। जब पटना के मसूरी में कुत्ता बाबू के निवास प्रमाण पत्र के मामले के बाद मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के अंचल कार्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों ने मोनालिसा की तस्वीर का उपयोग करके निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। जब भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की तस्वीर और फिर नाम के साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कर देवी लिखा गया है। अधिकारियों के द्वारा आवेदन की जांच के दौरान ये मामला उजागर हुआ है। जब पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जालसाज की पहचान करके उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। दोस्तों, बिहार के सहरसा में सड़क घोटाले का संगीन खेल सामने आया है। यहाँ पर नाराज ग्रामीणों ने बगावत किया है। जब बिहार के सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के सत्तौर पंचायत में विकास के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार ने ग्रामीणों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। जब देवका से बरुवाही जाने वाली लगभग 24 किलोमीटर लंबे सड़क का शिलान्यास 4 साल पहले सांसद और विधायक द्वारा बड़े धूमधाम से किया गया था, लेकिन आज 4 साल के बाद भी सड़क अधूरी पड़ी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये महज कागजी काम पूरा करके जो करोड़ों रुपए हड़पने का संगठित खेल है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर धान की बुआई करके अपना विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों की लूट हुई है और क्षेत्र के विकास को रेत में मिला दिया है। जर्जर हालात का आलम यह है कि लोगों को दर दर की ठोकर खाते हुए कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। किसी सांसद या फिर विधायक ने अब तक उनकी पुकार नहीं सुनी है। दोस्तों, पटना में जल्द ही मेट्रो चलने वाली है और इस मेट्रो का किराया 15 से 60 रुपये होने वाली है। जहां एक कोच में 300 यात्री सफर कर सकेंगे और 15 अगस्त से नई सुबह का आगाज होने वाला है। दरअसल बात है कि राजधानी पटना की तंग गलियां और फिर भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर अब राहत की बयार बहने लगी है। वर्षों से इंतजार के बाद 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना मेट्रो सेवा ये राजधानी वासियों के लिए न सिर्फ सफर में सहूलियत लाएगी बल्कि शहर की रफ्तार को भी नई उड़ान देगी। जहां पहला चरण के बारे में बात किया जाए तो मेट्रो सेवा पहला रूट मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक होगा, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर से अधिक है। वहीं पर 3 कोच वाली इस आधुनिक मेट्रो में एक बार में लगभग 150 यात्री सफर कर सकेंगे। वहीं पर भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोचों की संख्या 8 तक बढ़ाई जाएगी। किराया संरचना के बारे में अगर बात किया जाए तो सरकार फेयर फिक्सेशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अंतिम किराया तय करेगी। अनुमान है कि न्यूनतम किराया यानी कि कम से कम 15 रुपये और अधिक से अधिक किराया 60 रुपये होगा। जहाँ 3 से 6 किलोमीटर के लिए किराया लगभग 30 रुपये
होगा, वहीं पर 6 से 8 किलोमीटर के लिए 45 रुपये तक हो सकता है। दिल्ली और पुणे मेट्रो की तुलना में ये लंबी दूरी के लिहाज से किफ़ायती माना जा सकता है। हालांकि शुरुआती 15 रुपये का न्यूनतम किराया दिल्ली और पुणे की तुलना में थोड़ा बहुत महंगा महसूस हो सकता है। वहीं पर पटना में मेट्रो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी, या ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली में मेट्रो का शेड्यूल है, जहाँ इससे यात्रियों को पूरे दिन आने जाने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, अब आम लोगों के लिए बिहार पुलिस की बड़ी तैयारी है। जो अब थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे आम लोगों को। दरअसल बात यह है कि बिहार के लोगों के लिए बिहार पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। दरअसल बिहार पुलिस नागरिकों की सुविधा के लिए डिजिटल सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोरा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि बिहार पुलिस नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। ये पोर्टल आगामी 30 दिनों में आम लोगों की सेवा में उपलब्ध होगा। एडीजी अमित ने इसे बिहार पुलिस की तकनीकी क्रांति की और महत्वपूर्ण पहल बताया और कहा कि पोर्टल के जरिए अब एफआईआर की कॉपी, किराएदार, ड्राइवर या फिर घरेलू सहायक का सत्यापन जैसे कामों के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। यह नागरिक सेवा पोर्टल पर कुल 15 प्रकार की सेवाएं दी जाएगी, जिन्हें 2 भागों जैसे कि प्री लॉगिन और फिर पोस्ट लॉगिन में बांटा गया है। प्री लॉगिन सेवाएं में एफआईआर की कॉपी प्राप्त करना, गोपनीय सूचना देना, इनाम घोषित और अपराधियों की जानकारी हासिल करना एक ही क्लिक में संभव होगा। वहीं पर पोस्ट लॉगिन सेवाओं में खोई या फिर गुम संपत्ति की रिपोर्ट, गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट, किराएदार, चालक, घरेलू सहायक का सत्यापन, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण, ई शिकायत दर्ज करना, अज्ञात व्यक्ति की या फिर शव की सूचना, गिरफ्तार या फिर वांछित अपराधियों की जानकारी या फिर गुमशुदा व्यक्ति की पुनः खोज आदि शामिल है। दोस्तों, सरसों के दाम आसमान छू रहे हैं, या सरसों तेल और मसालों के दाम आसमान छू रहे हैं। दरअसल बात यह है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों पर लगाम नहीं लग पा रही है। खाद्य तेल की लगातार बढ़ती कीमत इसका प्रमाण है। इस साल जुलाई महीने में सरसों तेल के साथ साथ मसालों की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी होने लगी। जब पिछले 25 दिनों में सरसों तेल की कीमत में 40 से 45 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह पिछले 25 दिनों में सभी प्रकार के मसालों की कीमत में 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है। खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं पर जून के मध्य में सरसों तेल की कीमत पूरी तरह से नियंत्रण में रही, तब इसकी कीमत 145 से 160 रुपये प्रति लीटर थी। जून के आखिरी हफ्ते में सरसों तेल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जुलाई के पहले हफ्ते में सरसों तेल की कीमत 160 से 170 रुपये और दूसरे हफ्ते में 180 रुपये से 205 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई। वहीं पर सरसों तेल की कीमतों के आंकड़ों पर गौर करें तो फिर पिछले 2 हफ्तों में सरसों तेल में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। यह सरकारी स्तर पर सभी मूल्य नियंत्रण प्रणालियां पूरी तरह से विफल होने के कारण सरसों तेल के खुदरा और फिर थोक भाव में 5 से 10 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। सरसों तेल की कीमतों पर नियंत्रण न होने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। यह पिछले 15 दिनों में जीरा, धनिया, हल्दी, मेथी, काली मिर्च आदि के दामों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। जून के आखिरी हफ्ते से जीरे के दाम में 10 से 15 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह हल्दी के दाम में 20 रुपये, धनिया के दाम में 10 रुपये और फिर काली मिर्च के दाम में 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने राजद कांग्रेस से सवाल पूछा है। कहा कि क्या दलित या अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि क्या राजद कांग्रेस अपने गठबंधन की ओर से किसी दलित या फिर अल्पसंख्यक मुस्लिमों के चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगे। क्या जातीय उन्माद या फिर तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले ऐसे हिम्मत दिखा पाएंगे। संतोष सुमन ने कहा कि बीते दिनों हुए जातीय सर्वे के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की आबादी 19.65 और फिर अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 18% है। क्या इतनी बड़ी आबादी से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए गठबंधन घटक दलों की खींचतान के बावजूद तेजस्वी यादव खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जहां आखिर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों होंगे। संतोष सुमन ने कहा कि खुद दशरथ मांझी के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस क्या किसी मुसहर भुइया का नाम सीएम पद के लिए आगे करेगी। केवल वायदों और फिर खोखले घोषणाओं से दलितों को कांग्रेस कब तक ठगती रहेगी। राजद बताएं कि 2005 में अब अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री की मांग हुई तो फिर लालू यादव ने अपने प्रभाव का उपयोग करके बिहार को राष्ट्रपति शासन के हवाले क्यों कर दिया था।
दोस्तों, लोकसभा में कल दोपहर से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी ही था, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस चर्चा में भाग लिया। जब पीएम मोदी ने कहा है कि संसद का ये सत्र भारत के विजयोत्सव गौरव गान का सत्र है। ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। ये भारत की सेना के शौर्य की विजय गाथा का है। ये 140 करोड़ लोगों की एकता इच्छा शक्ति की जीत की बात करता हूँ। मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं कायनात दिखाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं 140 करोड़ लोगों की भावनाओं में अपना स्वर मिलाने खड़ा हूँ, या उनकी आवाज़ की गूंज में अपना स्वर मिलाने खड़ा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह देश के लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, वह मुझ पर कर्ज है। मैं देशवासियों का आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, जिस प्रकार दहशतगर्दियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर के मारी, ये क्रूरता की प्रकाष्ठा है। जहाँ भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारिता प्रयास भारत में दंगे फैलाने की साजिश थी। मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास भारत में दंगे फैलाने की साजिश थी। मैं आज देशवासियों को का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया है। पीएम मोदी ने सदन में कहा है कि 22 अप्रैल के बाद विश्व को समझ में आए तो अंग्रेजी भी बोली थी। मैंने कहा था कि ये हमारा संकल्प है कि हम दहशतगर्दियों को मिट्टी में मिला देंगे। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सजा उनके आकाओं को भी होगी और कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। 22 अप्रैल को मैं विदेश में था। मैं तुरंत लौट करके आया और फिर आने के तुरंत बाद मैंने बैठक बुलाई और उसमें साफ साफ निर्देश दिए कि दहशतगर्द को करारा जवाब देना होगा, और ये हमारी राष्ट्रीय संकल्प है। हमें अपने सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा भरोसा है। जब सेना कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई, ये भी कहा गया कि सेना तय करे कि कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई थी। जब कुछ बातें मीडिया में रिपोर्ट भी हुई। हमें गर्व है कि दहशतगर्दियों को वह सजा दी गई जो आज भी दहशतगर्दियों के आकाओं की नींद उड़ी है। दोस्तों, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव चुनाव आयोग की सूची में मरे 22 लाख लोगों में से कम 15 लोगों को अगर जिंदा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो बिहार में हो रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। दरअसल मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस बागची ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। शर्त बस इतनी है कि ऐसे 15 लोगों को लेकर के सामने आना होगा जो जीवित हैं और उनको मरा दिखा करके नाम काट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त से बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई शुरू करेगा। एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ अपना घर छोड़ करके कहीं और चले गए हैं, कुछ मर गए हैं। सोमवार को कोर्ट ने एसआईआर पर रोक से इनकार कर दिया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर से कहा था कि प्रमाण दीजिए, अगर खामी मिली तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। जब कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और फिर राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि राशन कार्ड पर विचार नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़े पैमाने पर बना है, फर्जी होने की संभावना अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बात फर्जीवाड़े की है तो फिर धरती पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसकी नकल नहीं हो सके। ऐसे में 11 दस्तावेजों की आपकी सूचीबद्ध करने का क्या आधार है। चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को एसआईआर के पहले चरण के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वहीं पर इसके मुताबिक बिहार में अब तक 7 करोड़ 24 लाख वोटर हैं, जो पहले ये आंकड़ा 7 करोड़ 90 लाख के करीब था। वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद 65 लाख नाम सूची से हटा दिए गए हैं। हटाए गए नामों में वे लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं या फिर कहीं और अस्थायी रूप से रह रहे हैं, या जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज था उनमें से 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर 36 लाख मतदाता हस्तांतरित पाए गए हैं, जबकि 7 लाख लोग अब किसी और क्षेत्र के अस्थायी निवासी बन चुके हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे देश भर के करोड़ों किसानों के लिए राहत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने इस बहुप्रतीक्षित योजना की 20वीं किस्त की तारीख तय कर दी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2 अगस्त 2025 को ये किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उत्तर प्रदेश के वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी की जाएगी। यह सीधे बैंक खातों में ये धनराशि पहुंच जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस वर्चुअल कार्यक्रम से देश भर के लाखों किसान जुड़ेंगे। यह सरकारी अनुमान के अनुसार इस बार भी लगभग 9 करोड़ 3 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। किस्त जारी होने के तुरंत बाद
लाभार्थियों को SMS अलर्ट के जरिए जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उसके बाद बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसकी गणना कैसे की जाएगी। तो अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल है तो हम आपको बताएंगे। फ्री बिजली की घोषणा पर अधीक्षण अभियंता पूर्णिया अंचल ने हर संशय को दूर कर दिया है। अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर कुमार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के विस्तार पर अपनी बातें रखी है। अधीक्षण अभियंता ने पत्रकारों को बताया है कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरीके से मुफ्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क, फिक्स चार्ज और फिर बिजली शुल्क तीनों शामिल है। जब उनके द्वारा उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट उपयोग करता है तो उसे पहले 125 यूनिट पूरी तरीके से मुफ्त होंगे। वहीं पर अतिरिक्त 1 यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। साथ ही साथ इस 1 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिया जाएगा एवं फिक्स चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार का 75% दोनों में से जो अधिक हो पूरे विपरीत अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर तथा स्वीकृति भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह अधिकतम भार शुल्क भारित होगा। दोस्तों नीतीश सरकार ने अहम फैसला सुनाया है कि अब बसों के आगे की 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। जब बिहार की नीतीश सरकार ने महिला बस यात्रियों के लिए अहम फैसला सुनाया है। बिहार में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बसें चलाई रही है। जब राज्य सरकार अब सामान्य बसों में भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगी। परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिला यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रत्येक बसों में आगे की 4 पंक्तियों की सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है। वहीं पर राज्य के 27 जिलों में आधुनिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 3 जिले सारण, रोहतास और फिर मधुबनी में अतिरिक्त ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन पार्टियों में टिकट पाने के लिए मंथन अभी से ही शुरू हो गया है। हर पार्टी में टिकट चाहने वाले नेता न सिर्फ अपना बायोडाटा तैयार कर रहे हैं बल्कि दूसरे नेताओं का भी बायोडाटा तैयार करवा रहे हैं ताकि कमियां निकाल सके। वहीं पर बिहार की राजनीतिक गलियारों में उम्मीदवारों की सूची को लेकर के चर्चाएं तेज है। इस बीच कुछ बड़े चेहरे के चुनाव लड़ने पर संशय की खबरें भी आने लगी है। खास करके लगभग 100 मौजूदा विधायक जो कि आपराधिक मामलों, उम्र सीमा और फिर पार्टी की रणनीति में फिट नहीं बैठती, उन्हें भी टिकट कटने का डर है। खास बात यह है कि इसमें 10 से 20 बुजुर्ग विधायकों के नाम भी शामिल है। 2020 का चुनाव जीतने वाले 58 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 61 से 70 साल के बीच है। 66% दागी विधायक विधानसभा पहुंचे। वहीं पर राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आपराधिक मामले, उम्र सीमा और फिर पार्टी की रणनीति के चलते कई बड़े नेताओं को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नहीं उतारा जा रहा है। मौजूदा विधानसभा में कई बुजुर्ग विधायक हैं जिनमें से कुछ की उम्र 80 साल हो चुके हैं।